बेटा हमने चैप्टर 4 स्टार्ट करा था और ऑलमोस्ट हमने इसकी जो मेन चीजें थी वो पढ़ ली थी। डन। हमने क्या पढ़ा था उस दिन? अनपेड सेलर कौन होता है? क्या बताया था मैंने? अनपेड सेलर का मतलब है बेचारा। बेचारा मतलब उसके पास से बंदा सामान ले गया है, जो बायर है वो सामान ले गया है लेकिन उसको अभी पेमेंट नहीं मिली है। आ रहा है समझ में? इसके हमने अलग अलग एस्पेक्ट पढ़ लिए थे कि कब कब उसे अनपेड सेलर माना जाएगा। अगर क्रेडिट पे दिया है तो कब माना जाएगा, है ना? कब माना जाता है? जब क्रेडिट पे देते हैं तो, जब उसका क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो जाए या विद इन क्रेडिट पीरियड कोई बायर इंसॉल्वेंट हो जाए, है ना? आ रहा है? अगर मैंने कोई गुड्स 50,000 का बेचा था, उसमें से 45,000 पे हो गए, 5,000 अभी बकाया है, क्या मैं अनपेड सेलर कहलाऊंगा? हाँ जी, मैं अनपेड सेलर कहलाऊंगा। समझ में आया? चलें आगे। आइए, फिर हमने देखा था राइट। राइट में हमने क्या क्या पढ़ा था? राइट अगेंस्ट गुड्स और राइट्स अगेंस्ट बायर। ये तो बहुत इजी है, नाम से ही समझ में आ रहे हैं। सूट फॉर दी प्राइस यानी हम प्राइस के लिए सूट फाइल करेंगे। सूट फॉर दी डैमेज, हमें गुड्स नहीं मिला या हमें प्राइस कम मिला तो उसके लिए सूट फाइल करेंगे। ठीक है? सूट फॉर इंटरेस्ट करेंगे या कैंसिल करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये तो बायर के अगेंस्ट राइट है। और ये कैसे हैं? गुड्स के अगेंस्ट। गुड्स के अगेंस्ट हमने क्या क्या पढ़ा? राइट ऑफ लियन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट और रीसेल। लियन का मतलब क्या होता है? लियन का मतलब क्या होता है? आज फास्ट है इसलिए। लियन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? हाँ, उस गुड्स के ऊपर अपना कब्जा कर लेना। यानी हम क्या कर रहे हैं? हमने सेल कर दिया है लेकिन सामने वाला बंदा हमारे पैसे नहीं दे रहा है, इसलिए हमने उस गुड्स पे अपना कब्जा कर लिया है। फिर हमने लियन में ये भी पढ़ा था कि कब कब हमारा लियन लॉस्ट हो जाता है। हमारे ये वाला राइट कब कब लॉस्ट हो जाता है? कब कब होता है? कोई बताएगा सिनारियो? बताएं मैम। बायर जब इंसॉल्वेंट हो जाता है। और सेलर ने खुद बोल दिया कि मैं लियन एक्सरसाइज नहीं करूंगा, ये ठीक था। पहले वाला शायद ठीक नहीं है। और हम्म बायर के पास अगर गुड्स पहुंच गए तो लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और कब कब एक्सरसाइज नहीं कर सकते मिहिर? बायर के किसी एजेंट को भी अगर गुड्स चला जाए तब भी हम लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। और ट्रेन से गुड्स भेज रहे हैं लेकिन बिल ऑफ लेडिंग में हमने बायर या उसके एजेंट का नाम रख दिया है, तब भी हम लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर मैं क्रक्स बोलूं तो इसका मतलब यह है कि अगर गुड्स मेरे कंट्रोल से बाहर हुआ तो मैं लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? फिर बात करी थी हमने राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में, जो सिर्फ एक केस में लगता है। कब लगता है? कब मिलता है हमें ये वाला राइट? जब हमने गुड्स रास्ते में भेज रखा हो और हमें खबर आई कि सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में हम उस गुड्स को बोल देंगे भाई भाई रोक, अभी लेके मत जा, वहीं रोक दे। ये कब होता है? जब हमारे भी कंट्रोल से बाहर है और सामने वाले के भी कंट्रोल में नहीं है। गुड्स हमारे भी कंट्रोल से बाहर है और सामने वाले के भी कंट्रोल में नहीं है। गुड्स कहाँ पे है? रास्ते में है, किसी कैरियर वाले के पास है, किसी गुड्स कैरेजेस कंपनी के पास है जो हमारे सामान को ले जा रही है। और उसने जो गुड्स होल्ड करा है वो एज ए कैरियर करा है, एज ए गुड्स कैरेजेस कंपनी की तरह करा है। उसने उस गुड्स को होल्ड नहीं करा, ना मेरे बिहाफ पे ना ही बायर के बिहाफ पे। बात करी थी हमने, याद है? पक्का पक्का याद है सबको? चलें आगे। फिर हमने राइट ऑफ रीसेल पढ़ा था। राइट ऑफ रीसेल में क्या पढ़ा था बताएं? राइट ऑफ रीसेल में क्या पढ़ा था? मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा था सेल का दीदी के साथ, लेकिन दीदी पैसा नहीं दे रही थी, तो मैंने क्या करा? अपना राइट रखा कि मैं इसको और किसी को रीसेल कर दूं। तो उसमें हमने पढ़ा था, एक टेबल पढ़ी थी कि कब कब हम रीसेल करेंगे तो कब कब कैसे कैसे प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने पढ़ा था कब कब हम कैसे कैसे सेल करेंगे तो कब कब कैसे कैसे हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। याद है इस टेबल? ये टेबल याद है? याद है या नहीं? नहीं याद है? देखो एक बार फिर से करें टेबल को।
आ जाओ, हम राइट ऑफ रीसेल पे दे, जिसमें हमने पढ़ा था कि राइट कौन सा है, अनपेड सेलर राइट टू रिकवर द लॉस ऑन द सेल। कह रहा है इन केस ऑफ रीसेल आफ्टर नोटिस, यानी हमने क्या करा, रीसेल करा, लेकिन हमने किसको बता दिया, बायर को बता दिया। जो हमारा ओरिजिनल बायर था, पहले वाला बायर था, हमने उसको बता दिया और हमने क्या करा है, रीसेल करा है। तो कह रहा है आफ्टर नोटिस के बाद अनपेड सेलर का राइट है टू रिकवर द लॉस ऑन सेल। तो हम जो लॉस होगा उसके ऊपर हम किससे लेंगे, बायर से लेंगे, और ये बोलेंगे भाई देख मैं तेरे को बेचना चाह रहा था लेकिन तू तो पैसे दे नहीं पा रहा, तो तेरी वजह से मैं तेरे को नहीं बेच पा रहा, तो इसलिए मैं कहीं और बेच रहा हूं। लेकिन मैं तेरे को जब बेच रहा था तो 50,000 का जा रहा था माल, लेकिन बाहर बेच रहा हूं तो वो 40 में ही जा रहा है, तो मेरा 10 का लॉस हो रहा है, तो 10 मैं आपसे रिकवर करूंगा। आया नहीं आया? अगर मैंने बायर को बताया ही नहीं रीसेल के बारे में, तो मैं ये पैसा बायर से नहीं मांग सकता। समझ में आया पहला वाला? बोलो बोलो बोलो, दिमाग दूसरे वाले में लगाना है। समझ में आया नहीं आया? नहीं, नहीं आया, नहीं आया? अगला देखो, अगले में क्या था, अगले में क्या था मेरे बच्चे, दिख तो रहा है ना सबको? अगले में क्या था देखो, कह रहा है ओरिजिनल बायर टू रिकवर द प्रॉफिट ऑन रीसेल अवेलेबल। कह रहा है जो ओरिजिनल बायर है वो रिकवर कर लेगा प्रॉफिट किसके ऊपर, जो रीसेल हुई होगी। ओरिजिनल बायर कौन, दीदी, दीदी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मेरा, तो ओरिजिनल बायर कौन है, दीदी। दीदी बोलेगी कि भैया अगर, सुनिएगा, आप बाहर बेचोगे और उस पर आपको प्रॉफिट हुआ, उस पर आपको प्रॉफिट हुआ, तो वो आपको मुझे देना पड़ेगा। अगर आपने मुझे बिना बताए बेचा है, अगर आपने मुझे बिना बताए बेचा है, तो जो उस पर प्रॉफिट होगा वो आपको मुझे देना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया? लेकिन अगर मेरे को बता के बेचा है तो मेरी नॉलेज में था, मेरे किसी डिफॉल्ट की वजह से आप मुझे नहीं बेच पा रहे थे, आपने बाहर भेजा, आपको प्रॉफिट हुआ, आप रखो अपने पास, बहुत बढ़िया बात है। तो उस केस में मैं प्रॉफिट अवेलेबल नहीं कर पाऊंगा। समझ में आया? या दीदी प्रॉफिट अवेलेबल नहीं कर पाएगी। क्लियर है ये वाला भी? बायर वाला क्लियर है? आगे चले। कह रहा है न्यू बायर, कह रहा है न्यू बायर हु बाय इन रीसेल राइट टू एक्वायर दी गुड टाइटल। कह रहा है उसका राइट कैसा आएगा, गुड टाइटल आएगा। अगर आफ्टर नोटिस भेजा है तो गुड टाइटल मिलेगा, और अगर बिना बताए बेचा है तो गुड टाइटल नहीं मिलेगा। समझ में आया? लेकिन अगर वो ऑनेस्ट बायर है तो उसे गुड टाइटल मिल जाएगा, अगर उसने सारी चीजें फुलफिल करी है तो। समझ में आया? यानी उसे ये बात पता थी कि बिना नोटिस के भी, मतलब उसे नोटिस नहीं दिया है तब बेचा है, तब उसे नहीं मिलेगा। अगर उसे ये बात नहीं पता थी तो वो ऑनेस्ट हो गया, तो वो ऑनेस्ट हो गया, तो उस केस में उसे गुड टाइटल मिलेगा। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, इसलिए मेरे को इस दोबारा से समझाना पड़ा, वरना ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता। सही है, ये खेलते हैं। आ रहा है गेम समझ में? आई अभी तक की? आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर मैं आपसे मांगूंगा, ठीक है? आइए। छुप गया आंसर, तो नहीं दिख रहा किसी को? हाँ, पढ़े? आइए, मिक्स करके पी रहा हूं मैं चाय पानी, कभी चाय कभी पानी। आ जाओ। कह रहा है एक्स सोल्ड 10 टन ऑफ राइस टू वाई एट ए रेट ऑफ कितना, 40,000 पर टन ऑन ए क्रेडिट ऑफ 1 मंथ। सही है? पिछली क्लास में कौन नहीं आया था आप में से? और वीडियो भी अभी तक नहीं डला है ना उसका, यानी आपने देखा नहीं है, तो आज का समझ में आ रहा है? आ रहा है? पढ़ के आए हो घर से? वीडियो डल जाएगा तो दोनों दोबारा से देख लेना, ये वाला भी और आज वाला भी, अगर नहीं भी आ रहा तो। ठीक है, आइए। कह रहा है एक्स ने क्या करा, सोल्ड करा 10 टन ऑफ राइस टू वाई एट ए रेट ऑफ कितना, 40,000 पर टन ऑन ए क्रेडिट ऑफ 1 मंथ, एंड 1 मंथ एक्सपायर बट वाई डिड नॉट पे। 1 मंथ क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, लेकिन वाई ने पैसा पे नहीं करा। इसका मतलब एक्स क्या बन गया, अनपेड सेलर। ये तो क्लियर है सबको? पक्का पक्का क्लियर है? आ गया ये। कह रहा है स्टेट द लीगल पोजीशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अब इसमें आपको लीगल पोजीशन बतानी है कि क्या क्या होगा। सही है, आंसर आपको देना है, मैं बस क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। कह रहा है इफ एक्स रीसोल्ड 10 टन ऑफ राइस टू जेड एट ए रेट ऑफ 50 पर टन, 50,000 पर टन आफ्टर गिविंग ए नोटिस ऑफ रीसेल टू वाई।
बताइए, इसने नोटिस दे दिया किसको, वाई को, कि भाई मैं ना 50 का बेच रहा हूं, मैं ना 50 का बेच रहा हूं। ठीक है, तो इसको फायदा हो रहा है, ये तो आपको समझ में आ रहा है, एक्स को 10,000 का फायदा हो रहा है, ये समझ में आ रहा है सबको। क्या ये वाला फायदा एक्स वाई को देगा? क्यों? क्योंकि नोटिस दे दिया, वाई को बता के बेचा है, तो ये फायदा एक्स वाई को नहीं देगा, और जो 10,000 का फायदा हुआ वो एक्स अपने पास रिटेन कर लेगा। ये बात समझ में आई? क्या जेड को गुड टाइटल मिलेगा? क्या जेड को गुड टाइटल मिलेगा? हाँ, आइए पढ़ लेते हैं। आंसर इज यस, गुड टाइटल भी मिलेगा। आइए पहला केस पढ़ेंगे बस, जो केस चल रहा होगा आपको ध्यान उस पर देना है। डन, आगे पीछे ध्यान नहीं देना। कह रहा है एक्स इज एंटाइटल्ड टू कीप द प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। 1 लाख कैसे हुआ? 10 टन था ना, तो पर टन पे 10,000 का फायदा हुआ है, तो 1 लाख हो गया। आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे बोलो। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, आगे आइए। कह रहा है विद हिमसेल्फ, बिकॉज बिकॉज द बायर कैन नॉट बी अलाउड टू टेक द एडवांटेज ऑफ हिज ऑन रॉन्ग एंड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है भैया बायर को उसके उसके अपने गलत करने पर कोई एडवांटेज नहीं मिलेगी, इसलिए जो प्रॉफिट हुआ है वो सेलर अपने पास रिटेन करेगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? अब देखिए, कह रहा है जेड सेल गेट ए गुड टाइटल अगेंस्ट द वाई, तो उसे गुड टाइटल भी मिल जाएगा। क्लियर है? अगला पढ़ते हैं, आइए। पहला केस क्लियर है पक्का? अगला पढ़े, आइए। कह रहा है इफ एक्स रीसोल्ड द 10 टन ऑफ राइस टू जेड एट ए रेट ऑफ 30,000 पर टन, ये भी आफ्टर ही है बेटा, ये काट रहा हूं मैं, ठीक है, आफ्टर गिविंग ए नोटिस ऑफ रीसेल टू वाई। इस बार क्या हुआ है? लॉस हुआ है, कितने का? 10,000 पर टन पे, यानी 1 लाख का लॉस हुआ है। तो क्या ये वाला लॉस एक्स वाई से रिकवर करेगा? हाँ, यस वाले बताएं क्यों। नोटिस दिया है, आफ्टर लिख दिया मैंने, आफ्टर गिविंग ए नोटिस ऑफ रीसेल। विदाउट मैंने काट दिया, विदाउट नहीं है यहां। अगर हमने नोटिस दे दिया है, तो क्या हम ये जो 1 लाख का हमारा लॉस हुआ है बाहर से रिकवर करेंगे? बोलो बोलो, हाँ वाले बोले प्लीज। हाँ क्यों आया मन में, बोले करेंगे। हाँ, चलो ना वाले बोले, क्यों ना? कृष्णा आप बताओ। क्योंकि हमने उसे बताया है और उसे बता के बेचा है ना? आइए देखो, देख लो, एक्स इज एंटाइटल टू रिकवर द लॉस ऑफ रुपीज, एक्स इज एंटाइटल टू रिकवर द लॉस ऑफ रुपीज 1 लाख फ्रॉम वाई। क्यों? गेम उल्टी हो रही है, समझ में आ रहा है आपको? रिकवर करेंगे नहीं करेंगे ये बता दो मेरे को। ऊपर आ जाते हैं, चलो कंडीशन पढ़ लें एक बार। यहां पे था ना, यहां पे था ना, ओरिजिनल बायर को प्रॉफिट कब अवेलेबल हो रहा था? यहां पे। अगर मेरे को बता के नहीं बेचा तो जो प्रॉफिट है वो मैं ले लूंगा, और अगर बता के बेचा तो मैं प्रॉफिट नहीं लूंगा, और अगर मेरे को बिना बताए बेचा है तो मैं प्रॉफिट नहीं लूंगा। यही हो रहा था। हाँ, यहाँ पे बता के बेचा है, यहाँ पे बता के बेचा है, तो लॉस रिकवर होगा या नहीं होगा? क्यों? वैसे लॉस भी लेंगे, समझ में आ रहा है? देखो मैं पढ़ रहा हूं, आंसर देख लेना। कह रहा है एक्स इज एंटाइटल टू रिकवर द लॉस ऑफ रुपीज 1 लाख फ्रॉम वाई, दैट इज इस सेक्शन के हिसाब से, एंड जेड सेल गेट ए गुड टाइटल अगेंस्ट द वाई, क्योंकि बता के बेचा है तो इसलिए हमें, हमने उसको बोला कि भैया तू हमें दे दे पैसे, अगर तू पैसे नहीं देगा तो तेरी वजह से मेरे को लॉस हो जाएगा, मेरे को बाहर बेचना पड़ रहा है, मेरे को बाहर कम में बेचना पड़ रहा है।
तो जो भी लॉस होगा वो तू देगा, नहीं तो तू पैसे दे दे, या तो तू लॉस दे दे या तो तू पैसे दे दे। समझ में आया? अगला पढ़ते हैं, समझ में आएगा। आइए, कह रहा है इफ एक्स रीसोल्ड 10 टन ऑफ राइस टू जेड एट ए रेट ऑफ ₹50, इस बार फायदा हो रहा है, लेकिन विदाउट गिविंग ए नोटिस ऑफ रीसेल टू वाई, वाई को बिना बताए बेचा है, तो ये प्रॉफिट हमें वाई को देना पड़ेगा। वाई को बिना बताए बेचा है, तो क्या ये प्रॉफिट हमें वाई को देना पड़ेगा? बोलो बोलो, हाँ जी देना पड़ेगा। आइए, कह रहा है वाई इज एंटाइटल्ड टू द प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, हाउएवर जेड शैल गेट ए गुड टाइटल अगेंस्ट द वाई। वाई जेड को इस बारे में कुछ नहीं पता था, तो जेड ऑनेस्ट बायर है तो उसे गुड टाइटल मिल जाएगा। लेकिन वाई को हमने बिना बताए बेच दिया, तो जो प्रॉफिट हमने उस चीज पे कमा लिया, जो प्रॉफिट वाई कमाता, वाई पैसे दे देता, वो ज्यादा में बेच देता। समझ में आया? हमने उसे बताया नहीं और हमने ज्यादा में खुद ही बेच दिया, तो ये जो प्रॉफिट है एक्चुअल में हमारा नहीं, किसका है? वाई का है। समझ में आया? आगे देखिए, लास्ट लास्ट क्या बोल रहा है, लास्ट पढ़ो जवाब दो, लास्ट पढ़ो बेटा और जवाब दो जल्दी। अच्छा बेटा, जो भी हम इस नोट से पढ़ रहे हैं वो सारा अभी बुक से भी पढ़ेंगे, डन, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आइए, कह रहा है इफ एक्स रीसोल्ड द 10 टन ऑफ राइस टू जेड एट ए रेट ऑफ, लॉस पे बेच रहा है इस बार, विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रीसेल, तो ये वाला जो लॉस है हम उससे रिकवर करेंगे। हाँ क्यों? हाँ क्योंकि नोटिस नहीं दिया, पक्का? देख लो, आ जाओ आंसर देखते हैं। X is not entitled to recover the loss of ₹1 lakh, however Z shall get a good title against the Y। Z को तो हमेशा गुड टाइटल मिलेगा क्योंकि उसको इस बारे में नॉलेज नहीं है, अगर उसे नॉलेज होगी इस बारे में तो वो ऑनेस्ट निकल आएगा, तो गुड टाइटल नहीं मिलेगा। आ रहा है? हाँ, सुनिएगा, तो यहाँ पे क्या बोला है कि वो लॉस रिकवर नहीं करेगा, एक्स इज नॉट एंटाइटल टू रिकवर द लॉस, क्योंकि हमने उसे बताया नहीं है। तो सही है। चले, चारों केस समझ में आया आपको? अभी बुक से भी पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। सॉरी, सुनिएगा अब इसमें जो हमारा पार्ट रहता है वो ये वाला रहता है, ये ज्यादा आपकी बुक ने भी डिस्क्राइब नहीं करा है, मैं बता देता हूं यहां से। देखिए, राइट अगेंस्ट दी बायर, राइट अगेंस्ट दी बायर कौन कौन से है हमारे पास, कि हम भैया प्राइस के लिए सूट फाइल कर सकते हैं कि भैया सुनिएगा सॉरी, राइट अगेंस्ट दी बायर के पास कहानी कब आएगी आप मेरे को बताओ, जब गुड्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। क्लियर है? अगर गुड्स पे कंट्रोल है, लियन एक्सरसाइज करेंगे, गुड्स पे कंट्रोल है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, गुड्स पे कंट्रोल है तो राइट टू रीसेल। आ रहा है या नहीं आ रहा? अब हमारा गुड्स पे कंट्रोल नहीं है, तो हमारे पास जो राइट आया अब एज अगेंस्ट बायर ही तो बचा। आप बताओ, एज अगेंस्ट बायर ही तो बचा। अब हम बायर के ऊपर सीधा केस फाइल करेंगे क्योंकि गुड्स हमारे पास रहा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भैया हम केस फाइल कर रहे हैं अपने प्राइस के लिए। नंबर 1 राइट, समझ में आया? नंबर 2 राइट, भैया आपकी वजह से जो हमें डैमेज हुआ है जो नॉर्मल लॉस हुआ है वो भी हम आपसे लेंगे। समझ में आया? डैमेज के टाइप हमने पढ़े थे, उनमें से कोई सी भी डैमेज लग जाएगी, अगर कोई सी नहीं लगेगी तो जर्नल नॉर्मल डैमेज तो लगेगी। समझ में आया? समझ में आया? और इट इज टोटली डिपेंड ऑन दी केस टू केस बेसिस कि कौन सी डैमेज वहां पे चार्ज होगी। डैमेज के टाइप पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट में। आगे आइए, सूट फॉर इंटरेस्ट, सूट फॉर इंटरेस्ट क्या होता है बताइए? सूट फॉर इंटरेस्ट क्या होता है बताइए प्लीज? हम्म, जो रेट बढ़ा होगा, एक्सचेंज डिफरेंस की बात कर रहे हो आप एक तरीके से, जो मनी का रेट बढ़ जाएगा। नहीं, ये एग्जैक्टली वो बात नहीं है,
ये बात बेटा वो है कि मान लो हमने 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया था, सही है, और हमने बोला था 1 सितंबर को गुड बेच के कि 30 सितंबर को पैसा दे देना, सही है। उसने पैसा नहीं दिया, हमने सूट कर रखा है प्राइस के लिए, क्लियर है। मान लो 10 लाख का था सामान, कितने का? 10 लाख का। अनुष्का मैडम कितने का? 10 लाख का। और हमने बोला था 1 महीने में दे देना, केस फाइल कर दिया, इसने दिया हमें सितंबर के बाद, आप लगा लो मार्च में, ये 22 था और ये 23 है, कितना टाइम हो गया बताइए? यहां पे इसने 10 लाख पे करे, 6 महीने हो गए, तो 6 महीने 10 लाख हमारा पड़ा हुआ था, हम बोलेंगे इस पे हमें इंटरेस्ट दो भैया, हमें इस पे इंटरेस्ट दो, जो नॉर्मल मार्केट का रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप हमें 10 लाख के ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट पे करो। समझ में आया? तो ये हो गया सूट फॉर इंटरेस्ट, क्लियर है। प्राइस के साथ साथ फिर इंटरेस्ट भी देगा वो, क्लियर है ये बात। आगे चले, कह रहा है रिपीडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। सेलर क्या बोल रहा है? सेलर कह रहा है भैया आप पैसा ही नहीं दे पाओगे, मैं कैंसिल करता हूं इस कॉन्ट्रैक्ट को, और जो आपने एडवांस मनी दी है वो जब्त हो जाएगी और मैं इसे फिर बाद में और किसी को रीसेल कर दूंगा, या मेरा गुड्स वापस दो, या मेरा गुड्स वापस दो अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हो तो। समझ में आया? तो ये जो राइट थे, ये कौन से राइट थे बताइए? राइट अगेंस्ट दी बायर, यानी ये राइट अगेंस्ट दी पर्सन है, ये राइट अगेंस्ट दी, बोलो बोलो, ये राइट अगेंस्ट दी पर्सन है, और ये राइट अगेंस्ट दी गुड्स है। हमने पढ़ा था जस इन रेम और जस इन पर्सोनेम, किसी ने मुझसे पूछा भी था, जस इन रेम और जस इन पर्सोनेम कुछ पढ़ा था हमने, कहां पे पढ़ा था जस इन रेम और जस इन पर्सोनेम? किसी का डिफरेंस पढ़ा था? किसका डिफरेंस पढ़ा था? सेल और एग्रीमेंट टू सेल। तो किसमें जस इन रेम होता है और किसमें सेल में क्या होता है? जस इन रेम, और एग्रीमेंट टू सेल में जस इन पर्सोनेम। क्यों होता है जस इन पर्सोनेम? क्योंकि गुड्स तो अभी आया ही नहीं, अभी सिर्फ एटीएस हुआ है, अभी सिर्फ एटीएस हुआ है। तो एटीएस हुआ तो एग्रीमेंट टू सेल हुआ, सेल नहीं हुआ, तो इसका मतलब गुड्स आया ही नहीं, तो गुड्स के अगेंस्ट कोई राइट आएगा ही नहीं, तो राइट अगेंस्ट पर्सन ही आएगा एटीएस के केस में। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? ये वर्ड हमने पढ़ा था जस इन रेम जस इन पर्सोनेम पहले लेक्चर में, जब मैंने आपको पढ़ाया था सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस। चलें आगे, इतना समझ में आया? आइए जल्दी से आगे आ जाइए बच्चा लोग। अब बायर के राइट पढ़ लीजिए बच्चा। कह रहा है आपने सेलर, बेचारे सेलर की तो बात सुन ली, सेलर हमारा कौन था? बेचारा। बेचारा का मतलब अनपेड सेलर है ना। कह रहा है लेकिन कुछ राइट बायर को भी दे दो यार, कुछ राइट बायर को भी दे दो, बायर को क्यों इतना दुखी कर रहे हो? तो एक्ट ने बोला ठीक है भैया, थोड़े बहुत राइट आप बायर के भी रख लो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो कह रहा है बायर फाइल कर सकता है सूट फॉर द डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी ऑफ द गुड्स। क्या हुआ? सेल हो गई, बायर ने हमें पैसा भी दे दिया, जब वो कह रहा है भैया आज पहुंचा दो सामान, हम पहुंचा नहीं रहे, वो हमें बोल रहा है कि भैया 5 सितंबर को सामान पहुंचाओ, और हम 5 सितंबर को सामान नहीं पहुंचा रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? डिलीवरी नहीं दे रहे, सेल तो हो गई है, तो उसके लिए वो सूट फाइल कर सकता है डैमेज का कि भैया आपने लेट पहुंचाया जिसकी वजह से मेरे को लॉस हो गया। ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा भी था क्या एक, जब मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉस बताया था, तब हमने एक पढ़ा था मील वाला क्वेश्चन, याद है मील वाला क्वेश्चन? उसने बोला था कि अगर आपने टाइम पे गुड्स नहीं पहुंचाया तो मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पाऊंगा जो गवर्नमेंट से मेरे को मिलने वाला है, और मेरी 3 दिन तक मील बंद रहेगी अगर आपने मेरे को मशीनरी ठीक करके नहीं पहुंचाई तो। ऐसा क्वेश्चन मैंने डैमेज पढ़ाते वक्त आपको एक कराया था। तो उसमें जो कंक्लूजन निकला था, ये निकला था कि इनडायरेक्ट लॉस नहीं क्लेम कर सकते, डायरेक्ट लॉस जो 3 दिन मील बंद रही उसका प्रॉफिट आप रिकवर कर सकते हो, लेकिन जो गवर्नमेंट का टेंडर आपको मिलने वाला था उसका नहीं कर सकते। किसी को याद है क्वेश्चन? याद है किसी को? डैमेजेस में पढ़ाया था, किसी को याद है क्वेश्चन? मील वाला था। आगे आ जाए, कह रहा है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकते हो, ये कब होता है? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इसमें मैंने गांधी जी के चश्मे का एग्जांपल दिया था।
और शॉर्ट्स ऑफ शिवाजी का एग्जाम्पल दिया था, मोनालिसा की पेंटिंग का एग्जाम्पल दिया था। ऐसे सूट कब करे जाते हैं? जब वो गुड्स अमूल्य हो, अतुल्य हो, उसका कोई कंपैरिजन ना हो और आपका उसमें इमोशन जुड़ा हो। तो आप जब वो गुड्स चाहते हो तो आपको वही गुड्स मिले। मान लो हमारा मिहिर गांधी जी से बहुत प्यार करता था और मेरे पास गांधी जी का चश्मा था। इसने बोला ऑक्शन में या सेल में, इसने बोला सर मैं इसे 5 करोड़ का खरीद लूंगा। मैंने कहा ठीक है। इसने 5 करोड़ दे दिया और मैंने इसको कृष्णा का चश्मा उतार के पकड़ा दिया। तो क्या ये ले जाएगा वो? बताइए, क्या ये उससे सेटिस्फाई हो जाएगा या मेरे को गांधी जी का ही चश्मा लाके देना पड़ेगा? सर गांधी जी का ही चश्मा लाके देना पड़ेगा। तो उस केस में ये कौन सा सूट फाइल करेगा? सूट फॉर, समझ में आया? ये बोलेगा जिस चीज की बात हुई थी वही चीज मुझे चाहिए। क्लियर है? आगे आइए, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर कोई सी भी वारंटी का ब्रीच होता है, हमने वारंटी पढ़ी थी, देखो एक्सप्रेस वारंटी तो बहुत सारी हो जाएगी, जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी वो सारी एक्सप्रेस वारंटी, जो कि आपको मिलती भी है जब आप सामान खरीद के लाते हो तो। अरे बोलो, याद है आपको? है ना? तो अगर उसमें से किसी का भी हमने ब्रीच करा तो सूट फाइल हो सकता है। जैसे मान लो आप एसी खरीद के लाए और आपको कंपनी ने बोला कि 1 साल तक की कंप्लीट वारंटी है और बाद में वो खराब हो गया, कंपनी ठीक करके नहीं दे रही, तो आप ये वाला सूट फाइल कर सकते हो। समझ में आया? सूट फॉर वारंटी, तो वहां पे जज साहब ऑर्डर निकालेंगे और बोलेंगे कंपनी तुझे ठीक करके देना भी पड़ेगा और जो इसका केस फाइल करने में खर्चा हुआ है वो भी आपको बियर करना पड़ेगा। समझ में आया? हमने इम्प्लाइड वारंटी भी पढ़ी थी, वारंटी पढ़ते वक्त किसी को कुछ याद है? इम्प्लाइड वारंटी कौन कौन सी होती है? अनडिस्टर्ब पोजीशन कुछ कुछ पढ़ा था वहां पे, कि जो पोजीशन है वो अनडिस्टर्ब होना चाहिए। और क्या? कोई एनकम्बरेंस नहीं होना चाहिए, जो भी गुड्स आप बेच रहे हो वो फ्री फ्रॉम एनी चार्ज होनी चाहिए। और क्वालिटी और फिटनेस उसकी ऐसी होनी चाहिए जैसी बात हुई थी। और हाँ, अगर डेंजरस नेचर का चेतक है, चेतक आपका ऐसा है आप बैठने जाते हो वो लात मार देता है पीछे से। चेतक कैसा है? आप बैठने जाते हो वो पीछे से लात मार देता है, तो आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने ब्रीच ऑफ वारंटी कराए तो उसका भी सूट फाइल बायर कर सकता है। समझ में आया? क्लियर है? नहीं? बोलो बोलो, डिटेल में बुक से पढ़ लेंगे, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ के समझ में आता है। आ रहा है या नहीं आ रहा? आगे आइए, कह रहा है राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंडेड। सुनिएगा, राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंडेड, बायर के पास राइट है कि वो कैंसिल भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। कैंसिल कब करेगा आप बताइए? ब्रीच ऑफ कंडीशन के केस में कैंसिल करता नहीं था? अरे बोलो, ब्रीच ऑफ वारंटी और ब्रीच ऑफ कंडीशन पढ़ाया था। कंडीशन में क्या था? कंसिक्वेंस की कैंसिल भी हो जाएगा, डैमेज भी क्लेम कर लेंगे। और वारंटी में क्या था? बस डैमेज क्लेम करेंगे। तो अगर कंडीशन का कोई वायलेशन होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन भी कर सकता है। इट इज वन ऑफ द राइट ऑफ द बायर। आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं सर कुछ नहीं आ रहा हमें। आइए, यहाँ पे सुनिएगा, बहुत भयंकर मिस्टेक है ये। इंटरनेट नहीं है भैया, इंटरेस्ट है। क्या है ये? इंटरेस्ट है। कह रहा है सूट फॉर इंटरेस्ट, बायर में स्यू द सेलर फॉर द इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द पेमेंट वाज मेड। तो कह रहा है बायर भी भैया सूट फॉर इंटरेस्ट कर सकता है, जैसे सेलर कर सकता है वैसे बायर भी कर सकता है। हो सकता है बायर ने एडवांस दिया हो, सुनो सुनो, हो सकता है बायर ने एडवांस दिया हो, आप डिलीवरी नहीं दे रहे गुड्स की। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? बायर पूरा 10 लाख आपके सर पे पटक के चला गया था कि ले पैसा पकड़ सामान पहुंचा दियो, और आप सामान नहीं पहुंचा रहे, बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ। तो क्या बायर आपसे इंटरेस्ट डिमांड नहीं करेगा जैसे आप कर रहे थे? बोलो, करेगा। तो ये सूट फॉर इंटरेस्ट हो गया। आया? आया? चलो एक बार समराइज कर दो जल्दी जल्दी, एक बार आप बता दो राइट ऑफ बायर कौन कौन से हैं। बताइए। नंबर 1, डैमेज फॉर द नॉन डिलीवरी। नंबर 2, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नंबर 3, ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। तो 3 तो सूट हो गए, दोबारा से 3 तो सूट हो गए। कौन कौन से? सूट फॉर डैमेज, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। आगे, राइट टू ट्रीट कॉन्ट्रैक्ट एज रिसाइंडेड। और पांचवा, सूट फॉर इंटरेस्ट। याद है पक्का? एक बार ऊपर से ये भी जयकारा लगा देंगे मेरे साथ। आइए माता के सभी भक्तजन, प्लीज बोल साचे दरबार की।
वाह मजा आ गया। सुनिएगा, अनपेड सेलर के राइट का जयकारा लगा रहे हैं हम लोग। किसका? अनपेड सेलर के राइट का जयकारा लगा रहे हैं। दो तरह के राइट है, कौन कौन से? राइट अगेंस्ट गुड्स और राइट्स अगेंस्ट बायर, दैट इज द पर्सन। राइट अगेंस्ट गुड्स कौन कौन से हैं? राइट ऑफ लियन, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल। याद है पक्का? राइट अगेंस्ट द बायर कौन कौन से है? नंबर 1, यहां पे भी सूट 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 है। पहला सूट, सूट फॉर, सूट फॉर, सूट फॉर, और लास्ट क्या है? रेपिडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। बोल साचे दरबार की। वाह मजा आ गया, आ जाओ। खत्म हो गया पूरा चैप्टर। आइए अब एक लास्ट चीज आपको सिखानी है, इसके साथ चैप्टर समाप्त हो रहा है बेटा। फिर हम जल्दी जल्दी से नोट से पढ़ लेंगे अनुष्का मैडम की हेल्प से ना, वो अच्छा पढ़ाती है। आगे बिठा के चलो, अपने मन में पॉजिटिवनेस रखोगे तो आप हर चीज में अच्छे हो जाओगे। आइए, ऑक्शन सेल के बारे में आपको कुछ चीजें बतानी है बेटा। ऑक्शन सेल का नाम सुना है आपने? ऑक्शन सेल, ये वाला जो टॉपिक है ये ऊपर से रिलेटेड नहीं है। सुनिएगा, ये ऊपर से रिलेटेड नहीं है। अनपेड सेलर वाला पार्ट हमने पढ़ लिया, बायर के राइट पढ़ लिए। अब ये अलग टॉपिक है, मिसलेनियस टॉपिक बोल सकते हैं, अलग से चैप्टर 4 में दिया गया है। ऑक्शन सेल का मतलब बताइए क्या होता है? हाँ, आईपीएल, आईपीएल नीलामी, और कोई कुछ देखा है किसी ने? वहां पे सेल कैसे होती है बताइए? कैसे? पहले बोली लगती है 1001, 1002, उधर से कोई बोल देता है 2000, फिर बोलता है 2001, 2002, उधर से कोई बोल देता है सर 3000। ऐसे कर करके बिडिंग लगाई जाती है और बिड बढ़ती चली जाती है। जब मैंने बोला 10,000 पे मान लो बिड आ गई, मैंने बोला 10,001, 10,002, 10,003, फाइनल कॉल खत्म, फिर मैं हैमर को थ्रो कर दूंगा, डन, सोल्ड हो जाएगा। डन। तो उस केस में जो सेल होती है वो कैसे होती है? बाय दी फॉल ऑफ हैमर, है ना? आ रहा है समझ में? हैमर से थ्रू करके फॉल करके सेल हमारी मटेरियलाइज हो जाती है। समझ में आ रहा है? क्या जो वहां पे जो सेल कर रहा है बंदा जो बैठा हुआ है चेयर पे, जिसके हाथ में हथौड़ा है, क्या वो जो गुड्स है वो उसी की ओनरशिप में होता है? वो कौन होता है? वो एक पर्सन होता है, वो एक पर्सन होता है जिसको अपॉइंट करा जाता है, जिसको हम कौन क्या बोलते हैं? ऑक्सनीर। क्या बोलते हैं? ऑक्सनीर। जो ऑक्शन को क्या करता है? कंडक्ट करता है। और जो आप लोग जो बिड लगा रहे हो उनको क्या बोलते हैं? बिडर। क्या बोलते हैं? बिडर। आप लोग क्या लगाते हो? बंदा भी अपॉइंट कर सकता है। मैं कोई पर्सनल बंदा हूँ, मेरी बहुत सारी बिल्डिंग है, मैंने बोला नीलाम करो, नीलाम करो। बैंक कब करेगा? जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो रहा है। अब ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होगा तो वो लिक्विडेटर फिर करता है उसे अपॉइंट, या रिसीवर। समझ में आ रहा है? सुनिएगा, इतना समझ में आया? गेम समझ में आया यहाँ तक? कहाँ थे? दीदी ने टोक दिया बीच में, कहाँ थे? हाँ, आप क्या होगे? बिडर, और आप बिड्स लगाओगे। डन। आप बिड लगाओगे, ऑक्शनर उसको सुनेगा। क्या ऑक्शनर बिड को फिक्स भी कर सकता है कि जो बिड है वो चालू ही होगी 10,000 से? हाँ जी, फिक्स कर सकता है। क्या वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग आपस में मिल जाओ और कुछ लोग मैंने ही बिठा दिए, मैं अपनी बिल्डिंग सेल कराना चाह रहा हूँ और मैंने झूठे झूठे लोग बिठा दिए 5। मैंने बोला जब बोली लगेगी ना तुम सीधा 5 करोड़ बोलना, खरीदना मत। तुम क्या करना? बस बोली लगा देना 5 करोड़, फिर आगे कहानी आएगी 5 करोड़ 1 से। समझ में आया? तो मैंने क्या करा? प्रिटेंडिंग बिडिंग कर दी। क्या कर दी? प्रिटेंडेड बिडिंग। इस केस में मैंने क्या करा? अपने ही बंदे बिठा दिए और बोला कि भैया आप फ्रॉड है, ये मना है, आप झूठी बोली लगाओ। तो ऐसे केस में आपको पकड़ा जाएगा तो भैया आपको सजा भी हो सकती है। समझ में आया ऑक्शन सेल का? पढ़े? आइए, ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ समझा दिया आपको। हाँ हाँ, अभी नीचे आ रहा है वो। आइए, कह रहा है मीन से पब्लिक सेल वेयर द इंटेंडिंग बायर असेंबल एट द वन प्लेस। सही है? आप सबको बुलाया गया है एंड ऑफर द प्राइस एट विच दे आर रेडी टू बाय दी गुड्स। ऑफर द प्राइस कैसे हो रहा है? बोली लगा के। आ रहा है समझ में? आ गया ये? कह रहा है द ऑफर ऑफ द प्राइस इज नोन एज बिड एंड द पर्सन मेकिंग द बिड इज कॉल्ड बिडर। आ रहा है? आइए, कह रहा है द ओनर ऑफ द गुड्स मे हिमसेल्फ सेल देम by the auction or appoint a person to sell the goods by the auction in his behalf।
या तो वो खुद बेच ले, खुद बोली लगवा ले, खुद रिसीवर वो बन जाए ऑक्सनीर, या किसी बंदे को अपॉइंट कर दे। क्या है द पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज कॉल्ड, यहाँ पे ऑक्सनीर है बेटा, ये है ना, ठीक कर लेना, डबल ई आर है। डन। ऑक्सनीर द गुड्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, किसको दिया जाएगा गुड्स, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है इतना, आगे चले। आइए, कह रहा है रूल क्या है, ऑक्शन ऑक्शन सेल के रूल हैं बेटा कुछ। कह रहा है वेयर द गुड्स आर सोल्ड इन द लॉस, कह रहा है इट इज डीम्ड ईच, लॉस नहीं है बेटा, ये लॉट है। सुनिए, जब गुड्स कैसे सेल हो रही है, लॉट में, लॉट बोले तो, लॉट बोले तो हमने बंच बनाया हुआ है, हमने बोला कि ये 2 बिल्डिंग एक साथ, 1 बिल्डिंग एक साथ, 5 बिल्डिंग एक साथ, या फोन का देख लो, 5 आईफोन एक साथ, एक रियलमी का, एक ओप्पो एक साथ, ये एक साथ, हमने बंच अलग अलग बनाए हुए हैं, लॉट बनाए हुए हैं। समझ में आया, हमने गुड्स का क्या बनाया हुआ है, लॉट बनाया हुआ है, लॉट का मतलब बंच बनाया हुआ है। समझ में आ रहा है, तो कह रहा है इट इज डीम्ड ईच लॉट इज सब्जेक्ट ऑफ द सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सुनिए, क्या एक लॉट अगर किसी ने खरीद लिया तो हम ये मान लेंगे कि उसने सारे लॉट खरीद लिए, नहीं, हर लॉट को हम एक सेपरेट सेल मान के जजमेंट करेंगे। समझ में आया, समझ में आया, पहला रूल समझ में आया, बताओ क्या है पहला रूल। जब लॉट में गुड्स सेल हो रहा है तो हर जो लॉट सेल हो रहा है उसको एक सेपरेट सेल माना जाएगा, और वो हर एक लॉट के लिए अलग अलग सेल काउंट होगी। समझ में आया, आइए, कह रहा है कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब होगा बताइए, कह रहा है बाय फॉल ऑफ हैमर और एनी अदर कस्टमरी मैनर, है ना, तो कोई हमने कस्टमरी मैनर सेट करा होगा कि जब वो 1 2 3 डन बोल देगा तो हो जाएगा। अरे हो सकता है हैमर वाला वो ना हो सिस्टम, हथौड़ा थॉर ले गया हो, तो वो तलवार लेके आ गए हो, उसने बोला इधर से तलवार निकाल के मैं जब यहाँ मार दूंगा तो हम मान लेंगे सेल हो गई। तो कस्टमरी मैनर यानी उन्होंने पहले से बता रखा है कि इस तरीके से सेल मान ली जाएगी। कह रहा राइट टू बिड में बी रिजर्व, क्या राइट रिजर्व करा जा सकता है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं ऑक्शन लगा रहा हूँ और वहां पे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आएंगे, फाउंडेशन वाले छोटे मोटे बच्चों को भगा देना। हाँ, जो ऑक्सनीर है, जो ऑक्शन को लगवा रहा है, वो बेटा राइट रिजर्व करता है ये चीजें करने का, कि वो बिड का राइट रिजर्व कर सकता है और ये बोल सकता है कि इसमें स्पेसिफिक लोग ही आके बिड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है सही है, तो मैंने बोला चार्टर्ड अकाउंटेंट की चीज कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट खरीदेगा, हम छोटे मोटे फाउंडेशन वाले टुच्चे मुच्चे बच्चों को अंदर घुसने भी नहीं देंगे। आइए आगे, कह रहे राइट टू बिड मस्ट बी नोटिफाइड, तो अगर कोई भी राइट रिजर्व करा गया है तो जो भी राइट होंगे बिड्स के वो आपको क्या करने पड़ेंगे, नोटिफाई करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आइए, कह रहा है रिजर्व प्राइस, क्या कोई रिजर्व प्राइस रख सकते हैं, मैंने बताया अभी मिनिमम प्राइस मैं सेट कर दूंगा। मैंने बोला भैया मेरी गाड़ी है तो 6 लाख से नीचे तो मैं नहीं बेचूंगा, तो मैंने बोला कि मिनिमम 6 लाख से बोली स्टार्ट होगी। कह रहा है मिनिमम प्राइस, ना ना ना, वो ऑक्शन सेल नहीं है, वो तो एक प्लेटफॉर्म है जिसने कस्टमर को सेलर से जोड़ा है बस। नहीं यार, वो तो बार्गेनिंग हो गई ना, वहां पे असेंबल थोड़ी हो रहे हैं, वहां पे कोई ऑक्शनर थोड़ी ना बैठा है, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दीदी। आइए, रिजर्व प्राइस का मतलब है मिनिमम प्राइस बिलो विच सेल नॉट पुट अप, मतलब मैंने एक प्राइस सेट कर दिया कि इससे नीचे तो बोली नहीं लगेगी, तो उससे नीचे बोली नहीं लगेगी। आ रहा है या नहीं आ रहा, प्रीटेंडेड बिडिंग देख लीजिए क्या होता है। प्रीटेंडेड बिडिंग का मतलब क्या है, कह रहा है इट यूज टू रेज द प्राइस, इससे क्या करा जाता है, इसे यूज करा जाता है रेस करने के लिए प्राइस को। सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ दी बायर, बाद में बायर को पता चल गया कि इसने तो अपने आदमी बिठा रखे थे, जान पूछ के बोली लगवा रहा था, 6 लाख की गाड़ी है, सीधा बोली स्टार्ट हुई है 10 लाख से, मैंने बिठा दिया अपने बंदे, मैंने बोला आप 10 लाख की बोली मार देना, बाद में जो बायर होगा जिसको पसंद होगी वो 12 लाख की खरीद के चला जाएगा 6 लाख की चीज। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, यार मैंने अपना ही बंदा बिठाया क्यों नहीं जाएगा। चलो सुनो, मेरी गाड़ी थी, उसकी जो वर्थ थी 5 लाख की थी, ठीक है, मैंने उसकी ऑक्शन सेल लगवाई, मैंने बोला बोली 3 लाख से स्टार्ट होगी, मैंने क्या बोला, बोली 3 लाख से स्टार्ट होगी, और मेरे 3 4 दोस्त हैं, उज्जवल, कृष्णा, भास्कर भाई, और 2 3 यहाँ से मैंने भेज दिए कि आप लोग भी ना झूठे बिडर बन के पहुंच जाना और जो बोली है उसको बढ़ाना। तो कसिका मैडम बैठी थी, उसने बोला 3.5 लाख, कह रही है सर मैं 3.5 लाख की खरीद लूंगी।
उज्जवल बोलता है 5 लाख। अब बोली कहां पहुंच गई? सीधा 5 लाख पे। इसकी बोली तो खत्म हो गई जिसने हाईएस्ट मार दी। अब 5 के बाद दीदी को लगा कि 5 की ठीक है, दीदी ने 5.5 मार दी। दीदी ने बोली कितनी मारी अब? 5.5। पीछे से कृष्णा बोलता है 7.5 लाख। ये क्या कर रहे हैं? इन्हें खरीदना वरीदना नहीं है, ये मेरे ही आदमी है, मैंने बिठाए हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं? बस मेरे ही बंदे हैं, मेरे पास रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो मेरा ही आदमी है यार। मैं ऐसे निकाल के 7.5 दे दूंगा, ये वापस 7.5 मेरे पास आ जाएंगे। ऑक्सनीर के पास क्यों जाएंगे? ऑक्सनीर तो बंदा अपॉइंट हुआ है, ऑनर के पास जाएंगे पैसे। यार ऑक्सनीर तो काम कर रहा है, ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है अपनी, वो ऑनर थोड़ी ना है। पैसा किसके पास जाएगा? ऑनर के अकाउंट में जाएगा ना। तभी तो मैंने अपने बंदे बिठाए हुए हैं और मैं बोली को बढ़ा रहा हूं, और कल को मैं चाह रहा हूं कि मेरी जो 3 लाख की गाड़ी थी 12 लाख की बेच दूं, आप जैसे बेवकूफों को। पकड़े नहीं जाएंगे वो, मुझे पता है, मेरे को पता है बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, वो बोली मारेंगे, तब खेला जाता है ये। क्यों नहीं बेच सकते? लगवा देना। कस्टमर भी तो होने चाहिए, पता लगा कोई आए नहीं, अकेली बोली लगा रहे हो। आ जाओ। कह रहे यूज टू रेज द प्राइस। सुनिएगा ध्यान से, कह रहा सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। सुनिएगा प्लीज 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 प्लीज। हमने बोली लगाई और बोली लगा के 20 लाख तक ले गए। 20 लाख पे हमने कनिका मैडम को बेच दी वो गाड़ी। सुनिएगा, 3 लाख की गाड़ी हमने कनिका मैडम को कितने की बेच दी? 20 लाख की। लेकिन दीदी को कहीं से पता चल गया कि 5 लोग जो बोली में बैठे थे वो सर के ही आदमी थे। तो कनिका मैडम क्या कहेगी? इस कॉन्ट्रैक्ट को सर वॉइडेबल, ये मेरे साथ गलत हुआ है, तो दीदी कैंसिल भी कर सकती है, अगर दीदी ने ये प्रूफ कर दिया कि वहां पे प्रिटेंडेड बिडिंग हुई थी तो। क्लियर है नहीं है? क्लियर है नहीं है? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है? चल सकते हैं? आइए। क्या? फ्रॉड ही हो गया एक तरह का, इंटेंशनल है ना यार। चले, गेम प्लान करा हुआ है सारा। चले आइए। अब कुछ बच्चा पूछ रहा था सर पैसे ही नहीं दिए, मान लो दीदी ने बोली लगा दी 20 लाख की, गाड़ी उठा के ले गई, फिर दीदी गायब, पैसे ही नहीं दिए, तो क्या होगा? आइए। कह रहा है लाइबिलिटी ऑफ द ऑक्सनीर। देखिएगा, कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डिसीजन टेकन बाय द कोर्ट, इट इफ it can be said it can be said that an auctioneer is liable for the damage in the following cases। auctioneer liable हो जाएगा किसके लिए? डैमेज के लिए इन द फॉलोइंग केसेस। कह रहा है इफ ऑक्सनीर हैज नो अथॉरिटी टू सेल द गुड्स, उसे अथॉरिटी नहीं थी लेकिन उसने ऑक्शन लगवा दी। मेरे को उज्जवल की गाड़ी नीचे खड़ी हुई मिली, मैं वहां पे खड़ा हुआ, मैंने कहा बोली लगाओ सब आ जाओ, सबको इकट्ठा करा, बोली लगा रहा हूं वहां पे, बेच दी। तो इस केस में डैमेज के लिए कौन लाइबल होगा बताओ? ऑक्सनीर, जो बोली लगवा रहा है। सही है? उसके पास राइट भी नहीं था, अथॉरिटी भी नहीं थी, तब भी वो सेल कर रहा है, तो उस केस में ऑक्सनीर लाइबल हो जाएगा। समझ में आया? नहीं? बोलो यार। हाँ। अगला कहता है इफ देयर इज ए डिफेक्ट इन द प्रिंसिपल टाइटल। सुनिए, जब भी कोई ऑक्शन लगेगी तो उसकी टाइटल जो होती है वो चेक होगी कि ओनर कौन है इसका, उसी के अकाउंट में पैसा जाएगा। तो अगर प्रिंसिपल टाइटल में कोई दिक्कत है, अगर प्रिंसिपल टाइटल में कोई दिक्कत है, तो उस केस में भी हमारा ऑक्शनर लाइबल हो जाएगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सब चीजें चेक करके एक गुड ऑक्शन सेल करने की। समझ में आया? अगला कह रहा है इफ द ऑक्शनर रिफ्यूज टू गिव द पोजीशन ऑन द पेमेंट ऑफ द प्राइस। पैसा ले लिया लेकिन, पैसा ले लिया लेकिन गाड़ी नहीं दे रहे। पैसा ले लिया लेकिन जो गाड़ी ऑक्शन सेल में बिच रही थी हम उसको देने नहीं, डिलीवरी नहीं दे रहे, तो उस केस में भी ऑक्शनर लाइबल हो जाएगा। एंड इफ द बायर पोजीशन इज डिस्टर्ब बाय द प्रिंसिपल और हिमसेल्फ, और अगर आपने कोई डिस्टर्ब पोजीशन ट्रांसफर करी है तो उस केस में भी ऑक्शनर लाइबल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑक्शनर की फिक्स करी है जो ये ऑक्शन सेल कर रहा है। सही है? समझ में आया? अब इनका क्वेश्चन था कि सर अगर हम गुड्स लेके चले गए और प्राइस नहीं दिया तो हम भैया प्राइस के लिए केस फाइल करेंगे, जितने भी अनपेड सेलर के राइट हैं वो सारे एक्सरसाइज करेंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो।
इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ से हो गया समाप्त, और अब हम आ जाते हैं नोट्स के ऊपर फटाफट से, और जल्दी से नोट्स से हम इसे कर देते हैं फिनिश। आइए आइए बच्चा लोग, आइए। चैप्टर आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, दिख रहा है नहीं दिख रहा? चैप्टर का नाम क्या है? बेचारा सेलर, है ना? हमने कहां से पढ़ा? नोट से पढ़ लिया। अब हम आईसीआई के मटेरियल से एक बार गो थ्रू कर रहे हैं कि सर हमसे कुछ छूट तो नहीं गया। आइए चेक करते हैं जल्दी से। इतना कर लिया होगा, फिर नहीं करा। आइए आगे। कह रहा राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स और अगेंस्ट द बायर। अगेंस्ट द गुड्स देखिए, कह रहा है प्रॉपर्टी इन द गुड्स पास टू द बायर और प्रॉपर्टी इन द गुड्स नॉट पास टू द बायर। ठीक है, इसने दोनों को अलग अलग सेग्रीगेट करके बताया है कि जब प्रॉपर्टी पास हो गई बायर को और जब प्रॉपर्टी पास नहीं हुई। तो देखिए लियन का एक्सरसाइज, लियन का राइट पढ़ा था आपने? अरे लियन का राइट पढ़ा था, राइट ऑफ लियन स्टॉपेज इन ट्रांजिट और राइट ऑफ रीसेल। यहां पे भी वही है, लियन स्टॉपेज इन ट्रांजिट और रीसेल। एक राइट और है, विद होल्ड द डिलीवरी। विद होल्ड डिलीवरी का मतलब क्या है? बिल्कुल डिलीवरी के नाके पे रखा हुआ था, यानी हम डिलीवर करने ही वाले थे, हमने होल्ड कर दी डिलीवरी। समझ में आया? होल्ड करना डिलीवरी कुछ नहीं है, बस हमने होल्ड कर दी डिलीवरी। पढ़े? पढ़ ले। आइए। और राइट अगेंस्ट द बायर सूट फॉर प्राइस डैमेज और इंटरेस्ट। क्या पढ़ चुके हैं हम ये पूरा? आप बताओ क्या पढ़ चुके हैं पूरा? हाँ आइए। देखो कहानी लिखी है अनपेड सेलर कौन होता है, ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने की जरूरत है? अनपेड सेलर कौन होता है आप बताओ, आपको आता है बहुत अच्छे से। आगे आ जाओ। राइट ऑफ एन अनपेड सेलर आ जाओ। कह रहा है अनपेड सेलर राइट कौन कौन से होते हैं, पढ़ो एक बारी। आइए। कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, notwithstanding that the property in the goods may be passed to the buyer, the unpaid seller of the goods as such has by the implication of the law a lien on the goods for the price while he is in the possession of the them। कह रहा है वो लियन एक्सरसाइज कर सकता है और स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकता है और रीसेल एक्सरसाइज कर सकता है। क्या यही पढ़ा है हमने? बोलो बोलो, मूवी अच्छी चल रही है? क्या यही पढ़ा है हमने? आइए, बीच बीच में बता देना, गाना लगा के डांस भी कर दूंगा। आइए। आइए आगे। कह रहा है वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर द अनपेड सेलर इन एडिशन टू द रेमडी ए राइट ऑफ विद होल्डिंग द डिलीवरी सिमिलर टू द को एग्जिस्टेंस विद द राइट ऑफ लियन एंड स्टॉपेज इन द ट्रांजिट वेयर इन द प्रॉपर्टी इज पास टू द बायर। तो कह रहा है जब प्रॉपर्टी पास नहीं हुई बायर को तो एक राइट नया उसके लिए अवेलेबल हो जाता है जिसका नाम है विद होल्डिंग दी डिलीवरी। विद होल्डिंग दी डिलीवरी, तो वो आप एक एक्सरसाइज कर सकते हो जब डिलीवरी अभी नहीं हुई है। आइए। कह रहा है एक अनपेड सेलर हैज बीन एक्सप्रेसली गिवन द राइट अगेंस्ट द गुड्स एज वेल एज बायर पर्सनली विच आर डिस्कस एज अंडर। पहला देखिए, राइट को दो तरीके से कैटेगराइज करा है, जब प्रॉपर्टी पास हो गई और जब प्रॉपर्टी पास नहीं हुई। एक में प्रॉपर्टी पास हो गई है, एक में प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है। आगे आइए। कह रहा है पहला देख लीजिए प्लीज। कह रहा है राइट ऑफ द अनपेड सेलर अगेंस्ट दी गुड्स। किसकी बात कर रहा है? अगेंस्ट दी गुड्स की। पहला राइट कौन सा है? राइट सेलर के लियन का। देखिए, अकॉर्डिंग टू दी सबसेक्शन 1 अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द अनपेड सेलर of the goods who is in the possession of the them is entitled to retain the possession of them until the payment or tender of the price in the following cases, namely कह रहा है where the goods has been sold without stipulation of the credit, यानी कैसे कैश में सेल हुआ है। क्या ऐसे ही पढ़ा था हमने भी? बोलो, क्या इसी तरीके से पढ़ा था हमने भी? कैश में सेल हुआ है तो लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। कह रहा है अगर हमने क्रेडिट में सेल कराया लेकिन क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया है तब एक्सरसाइज कर सकते हैं, तभी तो अनपेड सेलर बनेंगे, तभी तो एक्सरसाइज करेंगे। और कह रहा है या फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया। आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो बोलो, आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ बोलो। ये पढ़ लो एक बार। कह रहा पार्ट डिलीवरी के केस में लियन कैसे एक्सरसाइज करोगे? अरे मैंने 100 किलो का कोई ऑर्डर बेचना था, उसमें से 20 किलो मैंने भेज दिया, 80 किलो अभी मेरे पास है, तो 80 पे एक्सरसाइज करूंगा। सीधी सी बात है। कह रहा है वेयर अनपेड सेलर हैज मेड द पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स ही मे एक्सरसाइज द राइट ऑफ लियन ऑन द रिमाइंडर। आ रहा है? आ रहा है? बचे हुए पे एक्सरसाइज कर सकते हैं। अनलेस सच पार्ट डिलीवरी हैज बीन मेड अंडर द सर्कमस्टांसेस टू शो द
वेव ऑफ द लियन। लेकिन वो जो पार्ट डिलीवरी है वो इस तरीके से ना करी हो कि वो होल डिलीवरी की तरह ली जाए। पढ़ा था हमने डिलीवरी वाले केस में, पार्ट डिलीवरी का कंसिक्वेंस जब होल की तरह कर रहे थे डिलीवरी एज ए होल, तो वो पूरी की पूरी डिलीवरी मान ली जाएगी, उस केस में हम लियन एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो डिलीवरी एज ए होल नहीं मानी जाएगी तो उस केस में लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। चले, कह रहा है टर्मिनेशन ऑफ लियन। टर्मिनेशन ऑफ लियन का मतलब समझ पा रहे हो आप? टर्मिनेशन ऑफ लियन का मतलब क्या है? राइट ऑफ लियन इज लॉस्ट। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है कुछ समझ में? आइए, कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस अनपेड सेलर लूजेस हिज लियन। कब कब हो जाएगा बताओ? देखो भैया, जो मैंने पढ़ाए थे आपको याद है कुछ? कब कब हो जाएगा बताओ? गुड्स हमने ट्रांसफर कर दिया, बायर के एजेंट पे दे दिया, बिल ऑफ लेडिंग उसके नाम पे फाड़ दिया। आ रहा है या नहीं आ रहा? मैंने जो गुड्स है वो अपने कंट्रोल में नहीं रखा। कह रहे व्हेन ही डिलीवर द गुड्स टू द कैरियर और द अदर वैली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग द। पहला समझ में आया? आया या नहीं आया? कह रहा है when the buyer or his agent lawfully obtain the possession of the goods। इस बार क्या करा है? बायर ने अपने पोजीशन में कर लिया गुड्स, तो लियन नहीं एक्सरसाइज कर पाएंगे, और हमने जब वेव कर दिया तब एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। एनालिसिस घर पे पढ़ लेना, क्योंकि जब ऊपर से ही समझ में आ गया तो एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है। आ रहा है या नहीं आ रहा? आगे आ जाइए। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट पढ़ा था? पढ़ा था क्या? अरे बोलो गाइस। नहीं नहीं सर हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, सब कुछ आपने पढ़ा है, बोलो। अरे बोलो, मुर्दों की तरह बैठे हुए हो। कह रहे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। मेरी तबीयत खराब है फिर भी देख लो आप, आपसे ज्यादा एनर्जी लग रही है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट व्हेन द बायर ऑफ द गुड्स बिकम इंसॉल्वेंट। सुनिएगा, ये इंसॉल्वेंसी के केस में ही लगता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ध्यान रखिएगा। कह रहा है द अनपेड सेलर हु हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ द गुड्स हैज द राइट ऑफ स्टॉपेज स्टॉपिंग देम इन द ट्रांजिट, दैट इज टू से he may resume यानी regain the possession of the goods as long as they are in the course of transit and may retain them until the paid or tender the price of the goods। कह रहा है अगर गुड्स हमने बाहर भेज दिया है और वो अभी किसी करियर वाले ने एज ए बेली रखा हुआ है, यानी ना उसके फेवर में रखा हुआ ना हमारे फेवर में रखा हुआ, तो अगर हमें पता लगता है, खबर आती है उड़ते उड़ते कि सामने वाला क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट। क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट। तो उस केस में हम क्या करेंगे? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट क्या होता है? क्या पढ़ा था? ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट क्या मानी जाएगी? कब माना जाएगा कि गुड्स रास्ते में है? बताओ, बोलो बोलो। कब माना जाएगा कि गुड्स रास्ते में है? गुड्स हमारे पास से निकल चुका है, उसके पास नहीं पहुंचा है, तो माना जाएगा रास्ते में है। ना उसके किसी एजेंट ने रिसीव करा, ना उसने रिसीव करा, ना हमारे पास है। क्लियर है? तो माना जाएगा रास्ते में। आ रहा है या नहीं आ रहा? आइए पढ़ के देखिए समझ में आता है या नहीं आता। कह रहा है गुड्स आर डीम्ड टू बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट from the time when they are delivered to a carrier bailey for the purpose of transmission of the buyer until the buyer or his agent or the buyer take the delivery of the such other bailey। कह रहा जब तक उसने रिसीव नहीं करा तब तक ये माना जाएगा कि वो ट्रांजिट में है। कोई दिक्कत? आइए आगे। कह रहा है if the goods are rejected by the buyer and the carrier or the other bailey continue in the possession of them, the transit is not deemed to be at end even if the seller has refused to receive them back। क्या कह रहा है? गुड्स पहुंचा था किसके पास? बायर के पास, और उसने रिजेक्ट कर दिया। उसने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। तब भी उसको हम क्या मानेंगे? कि वो ट्रांजिट में है। हालांकि हम भी नहीं बोल रहे कि हम वापस ले लेंगे, ठीक है, तब भी उसको क्या माना जाएगा? ट्रांजिट में माना जाएगा। कह रहा है व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू ए शिप चार्टर्ड बाय बायर इट इज ए क्वेश्चन ऑफ डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द पर्टिकुलर केस वेदर दे आर इन द पोजीशन ऑफ द मास्टर एज ए करियर और द एजेंट ऑफ द बायर। सुनिएगा, कह रहे हैं हमने जो गुड्स है वो ऐसे शिप पे भेज दिया है जो चार्टर्ड किससे है? बायर से। यानी वो जो गुड्स है उस पर कंट्रोल किसका है? जो वो शिप है उस पर कंट्रोल किसका है? बायर का। तो वहां पे ये देखा जाएगा कि जो आपका गुड्स है वो जो शिप का मास्टर है उसने होल्ड कैसे करा है उसका पोजीशन? एज ए कैरियर करा है अगर, ठीक है, तो उसे ट्रांजिट में माना जाएगा, और अगर एज ए एजेंट ऑफ बायर करा है तो उसे ट्रांजिट में नहीं माना जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? आगे चले, आगे आइए, लास्ट पॉइंट पढ़िए। कह रहा है where the part delivery of the goods has been made to the buyer or his agent in that behalf, the remainder of the goods may be stopped in the transit unless such part delivery। वही सेम बात है कि अगर पार्ट डिलीवरी करी है तो हम जो बाकी का गुड्स है उसे ट्रांजिट में मानेंगे, अगर वो पार्ट डिलीवरी इस तरीके से नहीं की गई कि उसे एज ए होल लिया जाए। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो बोलो।
नहीं आ रहा है, आगे चले, आइए प्लीज बच्चों इधर देख लो। कह रहा है हाउ द स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज इफेक्टेड, कैसे स्टॉपेज इन ट्रांजिट को इफेक्ट में डालोगे। कह रहा है देखिए द अनपेड सेलर में एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ईदर बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स और बाय गिविंग नोटिस of his claim to the carrier or other belly in whose possession the goods are. Such notice may be given either to the person in the actual possession of the goods or to the his principal. कह रहा है in the latter case the notice is to be effectual and shall be given at such time and in such circumstances that the principal by the exercise of the reasonable diligence may communicate it and to his servant or agent in time to prevent the delivery of the buyer. इस पूरे पैराग्राफ में एक लिखा गया है कि भैया आप स्टॉपेज एंड ट्रांजिट को इफेक्ट में कैसे लाओगे, यानी रोकोगे कैसे। तो या तो आप उसे फोन कर दोगे, बोल दोगे भैया रुक जा, या आप क्या करोगे, आप खुद जाके रोक दोगे, या आप उसे किसी तरह से बता दोगे कि भैया इस गुड्स को अब आगे लेके नहीं जाना, आप उसको रोक दो। तो या तो आप किसी इस मीन्स से बता दोगे जो वहां पे रिजनेबल होगा बताना, जो उस सिनारियो में रिजनेबल होगा बताना कि भैया रोक दो, या तो लेटर से बताओगे, या फोन से बताओगे, मैसेज से बताओगे, ईमेल से बताओगे, कोई सा भी मोड आप चूज कर सकते हो विच इज मोर प्रूडेंट एट दैट टाइम। क्लियर है, क्लियर है। या आप अपने किसी एजेंट को भेज दोगे कि जाके सामान रोक, अपने कंट्रोल में ले। क्लियर है। कह रहा है व्हेन द नोटिस ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज गिवन बाय द सेलर टू द कैरियर और अदर बेली इन द पोजीशन ऑफ द गुड्स ही शैल रीडिलीवर द गुड्स टू और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द सेलर। अगर हमने इस तरह का कोई नोटिस दिया है कि भैया आगे नहीं लेके जाना सामान, वहीं पे रुक जाओ, तो उस केस में जो कैरियर वाला है वो वेट करेगा आपके इंस्ट्रक्शन का कि आप अपने डायरेक्शन पे उसे वापस मंगा रहे हो या किसी और को भेज रहे हो। क्लियर है, ये बात लिखी है। कह रहा है एक्सपेंसेस ऑफ सच रीडिलीवरी शैल बी बोर्न बाय द सेलर, आपने रोका है तो आप ही बोर्न करोगे। क्लियर है, एनालिसिस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऊपर से ही समझ में आ गया। चले आगे, आ रहा है या नहीं आ रहा, एनालिसिस घर पे पढ़ोगे पूरी, आ रहा है नहीं आ रहा बोलो, अरे आ रहा है या नहीं आ रहा। चले आगे, एनालिसिस पढ़ लोगे, जब ऊपर से ही समझ में आ रहा है तो एनालिसिस आप घर पे खुद से पढ़ लेना। चले क्या, हाँ बोलो। अच्छा मेरे को बताओ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब कब डिफीट हो जाएगा, यहां पे बोल रहा है, सुनिएगा। कह रहा है एक्सेप्शन वेयर द अनपेड सेलर राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट आर डिफीटेड यानी लॉस्ट। कब हमारा स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाएगा बोलो, जब बायर के पोजीशन में आ जाएगा। हाँ देखो, कह रहा है व्हेन द सेलर हैज assented to sale, mortgage और other disposition of the goods made by the buyer। मैंने ये अप्रूवल दे दी कि बायर तेरे को जैसे करना है उस गुड्स को ट्रीट कर ले, तो मेरा स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी खत्म, लियन भी खत्म। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बोलो, नहीं। आगे देखिए, कह रहा है व्हेन द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स ट्रांसफर टू द बायर and the buyer transfer the document to a person who has bought good in the good faith for a price then the ये जो फॉलो हो रहा है यहाँ पे, ये केस भी हमने पढ़ा हुआ है जब हमने क्या करा, बिल ऑफ लेडिंग या जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है किसके नाम पे फाड़ दिया, बायर के नाम पे, और बायर ने उसे आगे बेच दिया है। आ रहा है या नहीं आ रहा। कह रहा है द इफ द लास्ट मेंशन ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ सेल द राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट डिफीज इट। तो जो लास्ट मेंशन ट्रांजैक्शन है यानी जो बायर ने ट्रांजैक्शन करी है वो सेल की करी है, तो उससे किसी ऑनेस्ट बायर के पास अब सामान पहुंच गया तो आप उससे दोबारा से रीगेन पोजीशन नहीं कर सकते, लियन एज वेल एज स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आ रहा है या नहीं आ रहा। कह रहा है देखना इफ द लास्ट मेंशन ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ प्लेस अनपेड सेलर राइट ऑफ लियन स्टॉपेज इन ट्रांजिट ओनली बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ प्लेजी। कह रहा है लेकिन जो लास्ट मेंशन ट्रांसफर हुआ था वो इस बार सेल नहीं हुआ था, आपने बायर को दिया, बायर ने उसे प्लेज कर दिया, बायर ने उसे रेंट पे दे दिया, प्लेज कर दिया या गिरवी रख के कुछ पैसा उधार ले लिया, तो उस केस में राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट उस तरीके से देखा जाएगा, प्लीजी के राइट देखे जाएंगे। अगर प्लीजी के राइट होंगे कि वो रिटेन कर सकता है गुड्स को तो वो रिटेन करेगा, अदरवाइज आप लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा बोलो 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 बोलो, नहीं आ रहा है। देखो ये यहां तक नॉर्मल बातें थी, यहां तक आप पढ़ लोगे, ठीक है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट में वो सेम है, हमने पढ़ा हुआ है। आइए, इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज क्या होगा बताओ, अगर हमने रास्ते में रोक दिया उसका इफेक्ट क्या होगा बोलो। हमारे कंट्रोल में आ जाएगा गुड्स, गुड्स उसका नहीं माना जाएगा, जो पोजीशन है वो हमारे कंट्रोल में माना जाएगा। देखो कह रहा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिसाइंडेड व्हेन द सेलर एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट
द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल रिमेन इन फोर्स, कॉन्ट्रैक्ट तो जिंदा है, मैंने ये नहीं बोला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मैंने बस इसलिए रोक दिया क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, पैसा आएगा नहीं आएगा ये नहीं पता। अगर कोई सामने वाला बंदा बोल देगा कि पैसा मैं दे दूंगा, या मेरे को ऐसा लगता है कि पैसा मिल जाएगा, तो मैं कह दूंगा हाँ भैया ले जा, सही है। तो कह रहा है द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल रिमेन इन फोर्स एंड द बायर कैन आस्क फॉर द डिलीवरी ऑफ द गुड्स ऑन द पेमेंट ऑफ प्राइस। आपने रोक दिया, बाद में बायर का फोन आएगा, कहेगा भैया तुमने सामान की रोक दिया, मैं पैसे दे तो रहा हूँ, आप भेजो गुड्स, तो आप भेज दोगे, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। समझ में आया? तो कह रहा है स्टॉपेज इन ट्रांजिट करने से कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होगा, बस आपका गुड्स रुक जाएगा, पोजीशन रुक जाएगा। क्लियर है? क्लियर है नहीं है? फिर हमने पढ़ा था राइट ऑफ रीसेल, क्या पढ़ लिया? क्या राइट ऑफ रीसेल पढ़ लिया? अरे बोलो, राइट ऑफ रीसेल में क्या पढ़ा हमने? कब कब हमें प्रॉफिट सामने वाले को देना पड़ेगा, क्या हम सेल कर सकते हैं, क्या नोटिस देके सेल होगी या विदाउट नोटिस होगी, हमने ये सब पढ़ लिया। देखो यहाँ पे लिखा है, राइट ऑफ रीसेल इज वेरी वैल्यूएबल राइट गिवन टू एन अनपेड सेलर, इन द absence ऑफ दिस राइट अनपेड सेलर other right against the goods that is lien and stoppage in transit would not have been much use because the right only entitle the unpaid seller to retain and until the paid by the buyer। सुनिएगा, कह रहा है राइट ऑफ रीसेल बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, अगर ये राइट नहीं दिया जाता तो क्या रिटेन करके या लियन एक्सरसाइज करके या स्टॉपेज एक्सरसाइज करके क्या अचार डालते गुड्स का? बोलो, राइट ऑफ रीसेल मिलेगा तभी तो और किसी को बेच पाओगे, हाँ तभी तो और किसी को बेच पाओगे। तो बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, इसकी वजह से ही जो राइट ऑफ लियन है और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है उसका फायदा आपको मिल पाएगा। आया या नहीं आया? कह रहा है द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ रीसेल गुड्स अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। कह रहा है जब वेयर द गुड्स आर पेरिशेबल नेचर, पढ़ा था पढ़ा था बोलो, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है, हमने केक का ऑर्डर दिया था, केक सामने वाला बंदा ले नहीं रहा तो या पैसे नहीं दे रहा, तो हम और किसी को भेज देंगे। कह रहा है वेयर ही गिव द नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल, तो उस केस में भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब ये देख लो, कह रहा है इफ द आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस द बायर फेल विद इन अ रीजनेबल टाइम टू पे और टेंडर द प्राइस, द सेलर में रीसेल द गुड्स। इट मे बी नोटेड दैट इन सच ए केस ऑन द सेल ऑफ द गुड्स द सेलर इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू रिकवर द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड रीसेल प्राइस फ्रॉम द ओरिजिनल बायर एज डैमेज। तो जो लॉस है वो उससे रिकवर कर लेगा, वो जो लॉस है उससे रिकवर कर लेगा अगर उसने नोटिस दिया है तो। कर रहे थे ना हमारे एग्जांपल में लॉस रिकवर, आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर नोटिस दिया है तो हम लॉस रिकवर कर लेंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में कह रहा है इफ एक्स सोल्ड इतना आफ्टर गिविंग द नोटिस ऑफ रीसेल, 30 का बेचा था ना उसने, अरे 30 का बेचा था ना नोटिस देने के बाद, तो 10 का लॉस हुआ हमें 1 टन पे, टोटल कितना लॉस हुआ? 1 लाख का। तो उस केस में देखो आंसर ये था, एक्स इज एंटाइटल टू रिकवर द लॉस 1 लाख। आ रहा है या नहीं आ रहा? यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, देखो कह रहा है रिकवर द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड रिसेल प्राइस फ्रॉम द बायर। अगर हमने नोटिस दिया है और उसने हमें रिजनेबल टाइम पे कुछ नहीं बताया, तो हम बेच रहे हैं, हमें लॉस हो रहा है, तो हम उससे रिकवर करेंगे। समझ में आ रहा है? आगे बोलता है रिटेन दी प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है रीसेल पे तो वो आप रिटेन भी कर सकते हो अगर आपने नोटिस दिया था। सही है, चले वो आपको उससे बांटने की जरूरत नहीं है। देखिए, इट में ऑल्सो भी नोटेड दैट द सेलर में रिकवर द डैमेज एंड रिटेन द प्रॉफिट ओनली व्हेन द गुड्स आर रीसोल्ड आफ्टर गिविंग द नोटिस। अगर नोटिस दिया है तभी आप क्या कर सकते हो? डैमेज को रिकवर कर सकते हो और प्रॉफिट को रिटेन कर सकते हो फॉर द रीसेल टू द बायर। आ रहा है या नहीं आ रहा? कह रहा है thus if the goods are sold by the seller without giving any notice to the buyer, the seller cannot recover the loss suffered on the resale। अगर आपने नोटिस नहीं दिया और आप सेल कर रहे हो और उस पर लॉस हो रहा है, तो उस केस में आप बायर से पैसा नहीं मांग सकते उस लॉस का। अगर आपने नोटिस दे दिया था और आपको लॉस हो रहा है, तो मैंने तेरे को बोला था भाई तू खरीद ले, तेरी वजह से मेरे को लॉस हो रहा है, अगर मैंने बता दिया था और मेरे को लॉस हो गया तो मैं तुझसे रिकवर करूंगा। अगर मैंने बताया ही नहीं, सीधा बेच दिया, सीधा लॉस हो गया, तो तेरे से क्यों रिकवर करूंगा? आ रहा है या नहीं आ रहा? कह रहा है मोर ओवर इफ देयर इज एनी प्रॉफिट ऑन रीसेल ही मस्ट रिटर्न इट टू द ओरिजिनल बायर, ही कैन नॉट कीप द सरप्लस विद हिम। तो कह रहा है अगर आपने नोटिस नहीं दिया और उस पर फायदा हो गया आपको, तो वो भी आपको बायर को देना पड़ेगा, क्योंकि बायर हो सकता है खुद खरीद के बेचता 50 में। समझ में आया? सारे सिनारियो हमने उस टेबल में पढ़ लिए हैं। क्लियर है नहीं है? हाँ बोलो बोलो बोलो। अब देखिए,
कह रहा है वेयर द अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट रीसेल द गुड्स। तो कह रहा है सब्सिक्वेंट बायर के पास हमेशा गुड टाइटल जाएगा, देखो यही लिखा है। कह रहा है सब्सिक्वेंट बायर एक्वायर्ड द गुड टाइटल देयर ऑफ अगेंस्ट द ओरिजिनल बायर डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट ऑफ द रीसेल नॉट बीइंग द ओरिजिनल बायर। सही है। कह रहा है अगर आपने लियन एक्सरसाइज करा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज करा और आप उस गुड्स को सेल कर रहे हो यानी रीसेल कर रहे हो, तो जो बंदा खरीद रहा है, जो ऑनेस्ट बायर है, उसके पास कैसा टाइटल जाएगा? गुड टाइटल जाएगा। क्लियर है। आगे आइए। कह रहा है रीसेल बाय द सेलर वेयर द राइट ऑफ रीसेल इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इस बार हमने क्या करा, इसमें कुछ भी नहीं है, हमने कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख दिया कि रीसेल का राइट रिजर्व है, अगर तू 30 तारीख तक पैसे नहीं देगा तो मैं रीसेल कर दूंगा। तो उस केस में मैं आराम से रीसेल कर सकता हूं, उसमें भी गुड टाइटल सामने वाले के पास चला जाएगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? आगे आइए। कह रहा है वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास टू दी बायर। तो कह रहा है अनपेड सेलर इन एडिशन टू हिज रेमेडी एज ए राइट ऑफ विदहोल्डिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स राइट ऑफ द सिमिलर लियन एंड द क्वाजी लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी पास नहीं हुई है बायर को तो हम लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, आगे चले। अगेंस्ट द बायर वाले आप खुद पढ़ लेना। प्राइस के लिए सूट फाइल कर सकते हैं, प्लीज इधर बच्चे, प्राइस के लिए सूट फाइल कर सकते हैं, डैमेज के लिए सूट फाइल कर सकते हैं, और रिपुडिएट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को बिफोर द ड्यू डेट, और सूट फॉर इंटरेस्ट फाइल कर सकते हैं। पढ़ लिया था हमने, समझ में भी आ गया था, रीड मान लोगे आप खुद से। आगे आइए। रेमेडीज फॉर दी बायर हमने पढ़ ली थी। क्या क्या रेमेडी है बायर को बताओ? हाँ, अगर आप फेल टू डिलीवर करने के लिए हो गए तो उसके लिए प्रेस्क्राइब रेमेडी है। रिपुडिएट कर सकता है, डिलीवरी फॉर नॉन परफॉर्मिंग द गुड्स, बायर रिजेक्ट कर सकता है और रिवोक कर सकता है एक्सेप्टेंस को। आ रहा है या नहीं आ रहा? राइट ऑफ द बायर देख लो, ये सारे राइट हैं बायर के, ये भी पढ़ लिया हमने। डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी, सूट फॉर स्पेसिफिक, सूट फॉर वारंटी, सूट फॉर एंटिसिपेटरी ब्रीच। सही है। एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है? जो एक्चुअल ड्यू डेट से पहले होता है, उससे दिख रहा होता है वो काम नहीं कर रहा। डन। तो उसके केस में भी हम सूट फाइल कर सकते हैं। सूट फॉर इंटरेस्ट पढ़ लोगे ये सारे? अरे ये सारे पढ़ लोगे, हमने पढ़े हुए हैं ये। सही है, आगे आ जाओ। लास्ट ऑक्शन सेल देख लो। ऑक्शन सेल पढ़ लिया है क्या हमने? क्या होता है? क्या होता है? हाँ, यहाँ पे एक मोड ऑफ सेलिंग होता है जिसमें लोग आते हैं, बिड लगाते हैं, मजे लेते हैं, और बिड के मजे लेते हैं यार, बिड के मजे लेते हैं बोली लगा लगा के, और फॉल ऑफ हैमर से हमारी सेल हो जाती है। देखो, अगर गुड्स को लॉट में बेचा है तो क्या होगा बताओ? अरे बोलो, गुड्स को लॉट में बेचा है क्या होगा? अरे हम पढ़ रहे हैं रूल रिगार्डिंग ऑक्शन सेल। पहला रूल पढ़ाया था, लॉट में सेल होता है तो क्या होता है बताओ? हर लॉट को हम सेपरेट सेल मानते हैं। सही है, पढ़ा है, अभी तो पढ़ा यार 2 सेकंड पहले। कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब होगा? ये देखो, इट इज कंप्लीशन ऑन द फॉल ऑफ हैमर, या फिर किसी दूसरे तरीके से जो हमने डिसाइड करा होगा। राइट टू बिड रिजर्व कर सकते हैं? कर सकते हैं। मैंने बोला बस चार्टर्ड अकाउंटेंट आएंगे, छोटे मोटे सीए फाउंडेशन वालों को गेट से बाहर रखना है, इनको बोली नहीं लगाने देनी। कह रहा है वेयर द राइट ऑफ रीसेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर। अगर राइट ऑफ सेल नोटिफाइड नहीं करा तो क्या होगा, देखना ध्यान से। कह रहा है वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड to be subject to the right of bid on behalf of the seller, it shall not be lawful for the seller to bid himself or employ any person to the bid as such sale, for the auctioneer knowingly to take any bid from the seller or any such person, and any sale contravening the rule may treat as the fraudulent by the buyer। कह रहा है अगर आपने कोई राइट नोटिफाइड नहीं करा था, राइट कोई रिजर्व नहीं करा था, कोई भी आपका बंदा उस सेल में नहीं जाएगा जो आपके बिहाफ पे वहां पे बोली लगा रहा होगा। क्लियर है? आइए, रिजर्व कर सकते हैं प्राइस को, एक अपर प्राइस हम रख सकते हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे बोला ना मैंने कि बोली 6 लाख से स्टार्ट होगी। प्रिटेंडिंग बिडिंग क्या होती है? अगर प्रिटेंडिंग बिडिंग हुई है उस केस में सेल कैसी होती है? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। देख लो, कह रहा है इफ द सेलर मेक द यूज ऑफ द प्रिटेंडिंग बिडिंग रेज द प्राइस, द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। क्लियर है? अरे बोलो। नहीं सर कुछ क्लियर नहीं है, बोलो बोलो। ये लास्ट पॉइंट है, खुद से पढ़ लेना, खत्म हो गया। सुनिए, ये लास्ट पॉइंट है। कह रहा है अगर कोई प्राइस वाइज या ड्यूटी वूटी चेंज होती है तो वो प्राइस भी बायर को पे करना पड़ेगा। इन द मीन टाइम मैंने 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया और टैक्स रेट चेंज हो गए, तो जो बढ़ा हुआ टैक्स रेट है वो उनको पे करना पड़ेगा। आ रहा है या नहीं आ रहा? ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, पढ़ दूं क्या एक बार आपके लिए?
देखो कह रहा है इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेस इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसके ऊपर बेटा एक बहुत बड़ा केस लॉ भी हुआ था, आपने सुना होगा, मैगी के ऊपर टैक्स रेट कम हुई थी। मैगी के ऊपर टैक्स रेट कम हुई थी, 18 से शायद 12 की कैटेगरी में या 12 से कम की कैटेगरी में डाला गया था। लेकिन कंपनी ने क्या करा, सुनना, कंपनी ने प्राइस सेम रखे तब भी। और प्राइस कैसे होते हैं, इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो इसके ऊपर केस फाइल हो गया और बहुत बड़ा कंपनी को जुर्माना देना पड़ा कि हमने जब टैक्स रेट कम करा है तो उसका इफेक्ट आपके प्राइस पे भी आना चाहिए, आपका प्राइस भी उतने से कम होना चाहिए, तभी मेरे बायर को फायदा होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो कोई भी डिक्रीज या इंक्रीज यानी फ्लक्चुएशन इन प्राइस होगा ड्यू टू टैक्सेस, तो उसको भी आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा बीइंग ए सेलर। अगर आप नहीं करते हो तो आपके ऊपर जुर्माना या पेनल्टी लग सकती है। आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो उसी के तहत ये बनाया गया है पॉइंट, वेयर आफ्टर ए कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड बट बिफोर इट हैज बीन परफॉर्म टैक्स रिवीजन टेक प्लेस। क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया लेकिन उसके बाद क्या हुआ, टैक्स रिवीजन हुए। कह रहा है वेयर द टैक्स इज बीइंग इम्पोज्ड इंक्रीज डिक्रीज और रेमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स विदाउट एनी स्टेपुलेशन ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्स, द पार्टीज वुड बिकम एंटाइटल्ड टू रीड just the price of the goods accordingly, and following taxes are applied on the sale or the purchase of the goods as the duty of the custom and excise on the goods and the tax on the sale or the purchase of the goods। तो वो जो प्राइस चेंजेस हुए हैं उसको आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा एज ए ड्यूटी जो आपके ऊपर लेवी होती है। समझ में आया या नहीं आया? बोलो बोलो, अरे बोलो, सुनिएगा। तो कह रहा है बायर वुड हैव टू पे द इंक्रीज प्राइस, सुन लीजिए प्लीज, बायर को कैसा पे करना पड़ेगा, इंक्रीज प्राइस इन केस ऑफ टैक्स इंक्रीजेस एंड में ड्राइव द बेनिफिट ऑफ द रिडक्शन इन द टैक्स कर्टेल्स। सुनिए, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें टैक्स इंक्रीज हुआ था डिक्रीज हुआ था? डिक्रीज हुआ था। रियल का केस है, पढ़ के देख लेना, वहां पे क्या कर रही थी कंपनी, फायदा नहीं दे रही थी कस्टमर को, तो उस केस में बायर के पास राइट है कि अगर टैक्सेस रिड्यूस हुए हैं तो मैं कम वाला प्राइस पे करूंगी रिड्यूस टैक्स लगा के, अगर बढ़े हैं तो ज्यादा वाला आपको पे करना पड़ेगा। कह रहा है दस द सेलर में ऐड द टैक्सेस इन द प्राइस और इफेक्ट द प्रोविजन एंड हाउएवर एक्सक्लूड द एग्रीमेंट टू द कंट्रोरी इन द ओपन ऑफ द। अगर आप ये चीज अवॉइड भी कर सकते हो, अगर आपने एक्सप्रेसली एग्रीमेंट में लिख दिया कि रिडक्शन और जो इंक्रीज प्राइस है उसका इफेक्ट हम इग्नोर करेंगे, अगर आपने एक्सप्रेसली ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो भैया आप इसको इग्नोर कर सकते हो। आ रहा है या नहीं आ रहा? अदरवाइज अगर कुछ नहीं लिखा है तो इंक्रीज और डिक्रीज प्राइस को आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं है? बोलो, क्या पूरा चैप्टर समाप्त हो गया बच्चों? हाँ, क्या पढ़ लोगे बाकी का जो एनालिसिस पार्ट हमने छोड़ा है? हाँ, आज थोड़ा सा गला खराब है इसलिए छोड़ा है, वैसे वो आपको आ जाएगा समझ में। डन? अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे एनी टाइम कभी भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, बहुत बहुत थैंक यू, बाय।